हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटेशन किससे रिलेटेड है और ग्रेविटेशन का हम डेली टू डेली हम एग्जांपल्स कैसे देख सकते हैं और ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल कहां पर प्ले होगा। तो आज की क्लास में हम डील करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है ग्रेविटेशन को हम बोलते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हम बोल सकते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है और इसे बोलने का मतलब क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहने का मतलब ये होता है कि पूरे यूनिवर्स में अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जर्वेबल है या जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो हमको डेरिवेशन के बाद जो कांस्टेंट टर्म मिलता है, जिस कांस्टेंट टर्म को हम यूज करके हम बोलते हैं कि कैपिटल जी हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो उसको बोला कोई गलत बात नहीं। तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं और डिराइव करते समय हमें कौन से पॉइंट्स को इंपॉर्टेंटली ध्यान देना होगा और किस पॉइंट को इंपॉर्टेंटली ध्यान देने का हम इसको फर्दर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, हम उसको मार्क करके चलते हैं। एक है हमारा ऑब्जेक्ट ए जिसका हमारे पास एक मास अवेलेबल होगा, एक होगा मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट बी। मान के चलिए दोनों ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी कितनी दूरी है इंटरमीडिएटली, तो हम उसको मान के चलते हैं उसका डिस्टेंस है इंटरमीडिएटली r। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो आ रहा है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस प्रकार है। ये दो बाई डायरेक्शन एरो ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ का जो डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट बी से जो ऑब्जेक्ट ए की तरफ का डायरेक्शन है, वो ये क्या करेगा, अप्लाई करके बताएगा। आप इसको लिख सकते हैं एफ ए बी वेक्टर और यहां लिख सकते हैं एफ बी ए वेक्टर। आपको याद होगा मेरी पिछली क्लास में जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये डायरेक्शन कैसे एप्लीकेबल होता है और इस डायरेक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से डायरेक्शन आपको कैसे एप्लीकेबल होगा, आप इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एफ ए बी जो मेंशन है ये बताएगा ए टुवर्ड्स बी का डायरेक्शन, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्टेड होगा ऑब्जेक्ट बी की तरफ, और एफ बी आपको बताएगा जब आपका ऑब्जेक्ट बी अट्रैक्टेड होगा ऑब्जेक्ट ए की तरफ। अब आप देखिए सबसे पहले इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर्मूला में क्या आ जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका एफ ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस का, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जहां पर आप लिख सकते हैं मास m1 के लिए ऑब्जेक्ट ए के लिए है और m2 ऑब्जेक्ट बी के लिए, और यही चीज इसका जो फोर्स आपने लिखा है फिर बी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। आपने जो है ए बी लिखा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं, फर्दर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आगे फर्दर कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि आपने यहां पर लिखा है ए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं और कंपेयर करके एक तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं कि एफ ए बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
आया समझ पे? तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा, हम लिख सकते हैं आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पर आप लिख सकते हैं आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद देखिए क्या है, हम किसको रिमूव करें, हम इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हम देखिए जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तब यहां क्या ऐड करेंगे। अब यहां लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके f a b वेक्टर इक्वल्स टू g कैपिटल पे m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो जी आपने यहां जो लिखा है कैपिटल जी, यही है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल जी आपने यहां पर जो लिखा है, ये कैपिटल जी क्या है आपका, ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आया समझ में? तो चलिए हम इसके ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? तो कैपिटल जी की वैल्यू आती है 6.67 into 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसके वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काफी सिंपल है। अब सिंपली बस इक्वेशन में जितने भी आपके पास वैल्यूज दिए हुए सारे वैल्यूज को पुट ऑन कीजिए, डिफरेंट करने के बाद जैसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगी कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है। मतलब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को अगर आप प्लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे कितना भी बड़ा मास ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करें, कितना भी छोटे सिंपल से सैंपल के अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ये रेडियस को हम काफी ह्यूज कंसीडर करें या काफी स्मॉल कंसीडर करें, ये जो हमारे पास कैपिटल जी जो अवेलेबल है, जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या है आपका, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आया समझ में? अब हम चलिए देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस ग्रेविटेशन के बाद दूसरा टॉपिक क्या है। ग्रेविटेशन मतलब आपने जो समझ लिया कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। और जब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो आपके पास एक कैपिटल लेटर अल्फाबेट आ जाएगा कैपिटल जी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो चलिए हम देखते हैं ग्रेविटी क्या होता है। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ग्रेविटी को हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। जिस ग्रेविटी को हमने स्मॉल जी से डिनोट किया, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल जी क्या वैरी करता है कि कांस्टेंट रहता है। जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट की ये बात कर रहा है, कौन से प्लैनेट की बात कर रहा है, कौन से सैटेलाइट की बात कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा प्लैनेट और जैसा सैटेलाइट होगा उसके हिसाब से उसकी ग्रेविटी की वैल्यू भी वैसे ही होगी। कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसका क्या ज्यादा होगा, मैक्सिमम, उसकी ग्रेविटी भी मैक्सिमम ही होगी। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी क्या होगी, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आया समझ पे? अब हम देखिए एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है, यानी कि स्मॉल जी की जो वैल्यू, मान लीजिए हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की ग्रेविटी की बात करते हैं। अर्थ की ग्रेविटी की स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ
की ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी चीज को मैं कंसीडर करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट मेरा अवेलेबल है, मान लीजिए उसका मास m है, ऑब्जेक्ट है मेरा a, उसको मान लीजिए मैं एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ हूं, वो हाइट मान लीजिए h है, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, वहां से वो फ्री फॉल पे रिलीज किया गया, मान लीजिए वहां से फ्री फॉल पे क्या किया गया, रिलीज किया गया। अगर उस ऑब्जेक्ट को वहां से मैं फ्री फॉल पे रिलीज करता हूं तो जैसे ही वो ग्रेविटी के कंसर्न में आएगा तो उसका जो यहां पर लिखा जाएगा वो लिखेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। जब आप इस वर्ड लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, कहने का मतलब है जो ग्रेविटी एक्ट होगी वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड को कंसीडर करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर आप किसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं या वो एक्सपीरियंस हो रहा है या वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड है तो होगा पॉजिटिव। अगर आपका मान लीजिए आप अपवर्ड केस की बात करें तो अपवर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपवर्ड कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। डाउनवर्ड फॉर्म में आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है उस प्लैनेट की तरफ जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा है। अगर हम सारी चीजें अपने नॉर्मल लाइफ में कन्वीनियंट है क्योंकि हमें एक नॉर्मल एवरेज लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे काम कर रहा है, डाउनवर्ड जो काम कर रहा है। अब आपने जो लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड करता है, अगर मैं चल भी रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन जो डाउनवर्ड है। अगर ये एक्सीलरेशन स्लाइटली भी अगर मान लीजिए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डेली लाइफ। जैसे कि आपने सुना होगा जीरो ग्रेविटी के बारे में। अब जीरो ग्रेविटी क्या होती है और ये क्या एप्लीकेबल है इसको समझने की कोशिश की। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वैक्यूम में रखते हैं, वैक्यूम में प्लेस करने के कारण वहां पर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता, उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होता है, जिस रीजन से हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर जो एक्सपीरियंस होता है ग्रेविटी, उस ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रेविटी, जिसके कारण इंसान एकदम फ्री ऑफ ग्रेविटी होने के कारण वो स्पेस में क्या करने लगता है, फ्लोट होने लगता है। जी हां, स्पेस में कॉन्सेप्ट अपने पास आता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग। अब वो जब फ्लोट होता है तो उसमें कोई भी प्रकार का एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, जिस रीजन से वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेगा बिना फोर्स को एप्लीकेबल किए। इसके एक बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर हम ग्रेविटी ऑफ मून की अगर हम बात करें, मून की ग्रेविटी होती है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज अ एवरेज, या 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब ये काफी ज्यादा मिनिमम है एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ से मिनिमम है वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डेफिनेटली इंसान क्या करेगा, अपने वेट को भी कम एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू अर्थ। और कितना कम होगा, ये सीधा होता है 1/6। 1/6 कहने का क्या मतलब होगा, अब मान लीजिए किसी भी इंसान का यहाँ पर अगर वेट हम बोलते हैं वो x है, तो मून पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, x/6। अगर हम इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करते हैं कि उसका वेट x/6 हो चुका है, जिसका कहने का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन सीधा 1/6 हो चुकी है, जिसके कारण इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो सबसे मिनिमम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मिनिमम है तो इसकी वैल्यू जो होगी ये बार-बार चेंज होगी आपकी। इसकी वैल्यू क्या होगी, बार-बार चेंज होगी। अब किस पे रेस्पेक्ट पे चेंज होगा, ये किसके इंटरवल पे चेंज होगा, ये आपको क्लियरली डिफाइन करेगा उसका मास, उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी। अगर किसी भी केस में अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि उसका मास मिनिमम है, उसका वॉल्यूम मिनिमम है, उसकी डेंसिटी मिनिमम है, तो उस रीजन से हम सीधे कह सकते हैं कि वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा ग्रेविटी भी जो होगा वो भी हमारा होगा मिनिमम। अब एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें पूछता है कि ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी
जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसको हम भी जानते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को एक ही इक्वेशन में दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए हम कैसे इसको लिख सकते हैं। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने लिखा है एफ ए बी, जैसे आपने यहां पर लिखा है एफ ए बी, इसी फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जब इस एक्सेलरेशन को मैं डाउनवर्ड बोलूंगा तो हो जाएगा mg, और इसी फोर्स को मैं लिख सकता हूं w, तो यही mg यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं mg इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मान लीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या कैपिटल G इक्वल्स टू gr स्क्वायर बाय m2। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन होगा, जिसमें आप कंसीडर करके बोल सकते हैं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को जैसे इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे उसको हम सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करते समय ध्यान दीजिएगा कि हमें मास की एक्यूरेट वैल्यू को और रेडियस की एक्यूरेट वैल्यू को प्लेस करना कंपलसरी है। तो हमने इस क्लास में ये पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किसे डील करता है, इसकी वैल्यू को हम एक डायग्राम के थ्रू कैसे डिपिक्ट करेंगे, एफ ए बी फोर्स कैसे अप्लाई होगा, एफ बी ए फोर्स कैसे अप्लाई होगा, आर इंटरमीडिएट डिस्टेंस कैसे होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस का, और इसको रिमूव करेंगे तो हमको कैपिटल जी कैसे अप्लाई होगा। कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने ये भी देखा कि जो ग्रेविटी होता है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी डिपेंड करता है मास पे, वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे। अगर मास और वॉल्यूम और डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ग्रेविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मास और वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर हम मिनिमम रखेंगे, मिनिमम रखने के लिए एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो ग्रेविटी वहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून में ग्रेविटी की वैल्यू होती है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने देखा फ्री फॉर्म एग्जांपल से कैसे बता सकते हैं कि ग्रेविटी कैसे डिफाइन की जा सकती है। तो होपफुली आज की क्लास आपको क्लियरली समझ में आई होगी। आज आपने क्लियरली पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को आप कैसे कोरिलेट करेंगे, और इसको आप समझ के पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जिस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे इसकी डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस के रेस्पेक्ट में। तब तक हमारे क्लास में जुड़े रहिएगा टेस्ट क्विज में। थैंक यू।